तो आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा भी जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर दें, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। प्रॉपर्टीज़ या रिएक्शंस, हम इनको कुछ भी बोल सकते हैं कि मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती हैं। तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एयर। सबसे पहले हम जो मेटल्स के रिएक्शंस होते हैं एयर के साथ, उसके बारे में बात करेंगे। मैं बिल्कुल एनसीईआरटी पैटर्न के हिसाब से आपको करवा रहा हूँ। जैसे एनसीईआरटी में सबसे पहले एयर दिया है, तो मैं भी उसी हिसाब से आपको सबसे पहले एयर के बारे में, फिर देन वाटर, देन एसिड एंड देन द रिएक्टिविटी सीरीज। या तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एयर। हेयर मेटल्स विल बर्न इन एयर। एयर को आप ऐसे इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। जो रिएक्शन है उसमें क्या होगा, मेटल्स विल बर्न इन एयर। मेटल्स का क्या रिएक्शन हो सकता है एयर के साथ? जो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है वो है कि वो बर्न होंगे, बर्निंग इन एयर एंड इट मीन्स द मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन और O2। अब ज़्यादातर हम एयर को O2 ही मानते हैं। अगर हम कहीं भी आपने कमर्शियल रिएक्शन पढ़ा है तो हम वहाँ पे ऑक्सीजन लिखते हैं। कोई भी मेटल प्लस ऑक्सीजन, क्या रिएक्शन हुआ? तो एयर को हम ऑक्सीजन मानते हैं कि अगर बर्निंग हो रही है तो मतलब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। क्लियर? So it means that metals react with oxygen O2 and it will form metal oxide। क्या फॉर्म कर लेगा ये? मेटल ऑक्साइड। जब भी हम किसी मेटल को बर्न करेंगे, उसको बर्निंग का मीनिंग है कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जो रिएक्शन हुआ उसके कारण बन जाएगा मेटल ऑक्साइड। क्या बन जाएगा? मेटल ऑक्साइड। क्लियर? तो जब जनरल रिएक्शन करेंगे, एक ही जनरल रिएक्शन, जैसे मैथ्स में जनरल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, क्यूबिक इक्वेशंस की, तो जस्ट लाइक दैट जनरल रिएक्शन करेंगे। मेटल, सबसे पहले मेटल रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ या बर्निंग हुई उसकी, तो इट विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड। अब यहाँ पे हम कुछ भी पुट किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल हमारे पास है CO यानी कि कॉपर, 2CO ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, क्या बना? कॉपर ऑक्साइड। रिएक्ट किया मतलब उसको बर्न किया गया। अब हमारे दूसरा एग्जाम्पल एल्यूमिनियम प्लस O2 विल गिव राइज टू 2Al2O3। क्लियर? जस्ट लाइक जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में मैग्नीशियम रिबन वाला एक्सपेरिमेंट किया था। मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न किया जाता है तो क्या बना था हमारे पास? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर? सॉरी, आई थिंक आपको समझ आ गया होगी कि क्या चीज़ है कि जब भी कोई मेटल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, क्या बन जाएगा? मेटल ऑक्साइड। अब वो कोई भी हो सकता है। मेटल में यहाँ पे आप 95 मेटल्स हैं, कितनों को भी भर लो, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस आ जाती हैं, कुछ रिएक्ट नहीं करते हैं कुछ, तो उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो इसमें एक और, हाँ, हमने जो चैप्टर में पढ़ा था मैग्नीशियम, उसको भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, Mg+O2। अब दो तरीके हैं आपके पास इस क्वेश्चन को करने के, इस इक्वेशन को लिखने के। पहला Mg+O2 विल गिव राइज टू, यहाँ पे MgO। अब आप देख सकते हैं कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। स्केलेटल यानी कि बैलेंस नहीं है। नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। तो हम इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के इसके दो तरीके हैं। या वही है कि इसको दो तरीके से इक्वेशन को लिखा जा सकता है। या तो हम यहाँ कर दें इसे 2Mg + 2MgO। अब टोटल बैलेंसिंग होगी इसकी। या हमारे पास एक और तरीका है इसको बैलेंस करने का। आप इसमें चेक कर सकते हैं Mg 2Mg 2Mg 2O2 2O2। यह एक और तरीका है इसको बैलेंस करने का। वो तरीका ये है कि हम Mg + ½ O2। कितने O2? हाफ। तो अब हाफ इनटू, अगर हम किसी को भी 2 को अगर हाफ से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? कैंसिल, एंड द आंसर इज 1।
तो यहाँ पर कितने O2 आ गए, एक O2, तो एक Mg, एक Mg, एक O2, एक O2। क्लियर? तो आप किसी हिसाब से कर देते हैं, आप Mg प्लस हाफ O2 लिख दो डायरेक्टली, या आप Mg प्लस 2O2, सॉरी फिर हो जाएगा 2Mg प्लस O2 विल गिव राइज टू 2MgO। क्लियर? या अब एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आ जाती है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। इसके बारे में बुक में गिवन है, बस थोड़ा सा पैराग्राफ है यहाँ पे, मैं आपको इसको थोड़ा क्या बोलते हैं उसे, हाँ ज़्यादा बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। दीज मेटल ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स, यार कुछ भी यहाँ पे आप डेफिनेशन तो कुछ भी लिखी जा सकती है। तो दीज मेटल ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स विच रिएक्ट्स विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस। ये ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो एसिड्स और बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट करेंगे। क्लियर? ये ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। इनके पास ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके पास ऐसी प्रॉपर्टीज हैं कि एसिड्स और बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। क्लियर? अब सबसे मेन चीज़ आ गई कि रीज़न क्या है, ऐसा क्यों होता है कि दोनों के साथ क्यों रिएक्ट करते हैं। दे डू सो बिकॉज दे शो एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। मतलब है यहाँ पर MO, ये मेटल ऑक्साइड के लिए लिखा गया कि उनके पास ऐसी करेक्टरिस्टिक्स, ऐसी प्रॉपर्टीज हैं कि वो एसिडिक और बेसिक दोनों करेक्टरिस्टिक्स है, दोनों बिहेवियर शो करते हैं। वो उनके पास ऐसी दोनों प्रॉपर्टीज, उनके पास कुछ एसिड्स की प्रॉपर्टीज है, कुछ बेसिक की प्रॉपर्टीज उनको मिल गई हुई हैं। तो इस कारण से वो एसिड्स और बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। अब है एल्यूमिनियम, एग्जाम्पल इनके एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। अब इनके रिएक्शंस बुक में पढ़े हैं, वो आप खुद पढ़िएगा, इतना सब कुछ अब मैं नहीं करवाऊंगी। कितना एग्जाम्पल्स लिखना थोड़े इसमें डिफिकल्ट होता है, आपको पता ही होगा कि टाइपिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है यहाँ पे रिएक्शंस लिखने की। तो बुक में गिवन है एल्यूमिनियम के भी, और जिंक का बुक में गिवन है, तो आप उसको नेट पे चेक कर सकते हैं। वैसे जब क्वेश्चन आता है तो आपको एक ही लिखना होता है, आप दोनों आप ये लिख दिए कि हाँ जी फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, तो आप एक का शो कर दो, या तो आप एल्यूमिनियम का शो कर दो या जिंक का शो कर दो। अगर आपको दोनों आते हैं तो देन वेल एंड गुड कि आप फिर दोनों ही लिख दो। लेकिन आपको ज़्यादातर सिचुएशन में होता है कि हाँ जी दोनों लिख दो और एक का रिएक्शन शो कर दो, एसिड और बेसिस दोनों के साथ। क्लियर? तो अब आ जाती है बात फीचर्स ऑफ मेटल ऑक्साइड्स की, कि मेटल ऑक्साइड्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं। उनके फीचर्स बोल लो, उनके रिएक्शंस बोल लो कि किससे कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। क्लियर? तो हम एक वन बाय वन इनको पढ़ेंगे और क्लियर करने की कोशिश करेंगे, तो ज़रूर होगी। तो पहली चीज़ तो हमें क्लियर होगी कि दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, दे कांट मिक्स अप इन वाटर, वो मिक्स ही नहीं हो सकते वाटर में। ऑल्दो वाटर इज व्हाट H2O, और ऑक्साइड भी क्या होता है, ऑक्सीजन होती है उनमें, लेकिन तब भी वो इनसॉल्युबल इन वाटर। बट ऑक्साइड्स लाइक सोडियम ऑक्साइड एंड पोटाशियम ऑक्साइड, यहाँ पे ऑक्साइड होगा, ऑक्साइड्स नहीं, ऑक्साइड्स लाइक सोडियम ऑक्साइड एंड पोटाशियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म अल्कलीज। वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म अल्कलीज। कौन कौन से ऑक्साइड? सोडियम ऑक्साइड एंड पोटाशियम ऑक्साइड। इनके ऑक्साइड्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या फॉर्म कर लेते हैं, अल्कलीज। अब आप सबको पता है कि सोडियम और पोटाशियम क्या होते हैं, वो अल्कली मेटल्स होते हैं। सो दैट्स व्हाई दे फॉर्म अल्कलीज। गॉट इट? सेकेंड पॉइंट आ गया हमारे पास, ऑल मेटल, यहाँ पे मेटल्स कर दो या मेटल कर लो, मेटल्स कर भी लो। All metals do not react with oxygen at the same rate. The reaction of rate of every element with oxygen is different. मतलब इसका मीनिंग सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको करवाता हूँ। मतलब हर मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने का रेट डिफरेंट है, टाइम डिफरेंट है, स्पीड डिफरेंट है।
और कैपेसिटी भी डिफरेंट है। कोई बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर देगा ऑक्सीजन के साथ, जैसे कि इसका एग्जांपल आ जाता है हमारे पास यही सोडियम एंड पोटाशियम, ये दोनों एग्जांपल्स आ गए। आपको पता ही है कि एयर के टच में आते ही कितना विगरसली रिएक्ट करते हैं, आपने पढ़ा ही है। और कुछ जैसे कि कौन सा, मुझे एग्जांपल इस वक्त याद नहीं आ रहा, कॉपर, हाँ एक सेकेंड आते हैं। क्लियर? इसका मतलब ये है कि द रिएक्शन ऑफ rate of the reaction of rate of every element with oxygen is different। हर उसका रिएक्शन रेट डिफरेंट है। कोई बहुत ज़्यादा रिएक्ट करे जाएगा, कोई बहुत ही ज़्यादा यार कोई बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाएगा, विगरसली रिएक्ट कर जाएगा, कोई इतना रिएक्ट कर जाएगा, कोई सिर्फ इतना सा रिएक्ट करेगा उसके साथ। इसको आप ऐसे मान सकते हैं ज़्यादा या कम में। कोई बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाएगा सोडियम और पोटेशियम की तरह, और क्या कोई थोड़ा बहुत कम रिएक्ट करेगा, कोई इंटरमीडिएट कि बिटवीन में रिएक्ट करेगा, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। क्लियर? अब यहाँ पे सी होगा, थर्ड पॉइंट है हमारे पास सी एंड डी। आयरन डज नॉट बर्न इन हीट, पहली चीज़ हमारे पास आ गई, हीट या एयर यहाँ पे लिखा जा सकता है, और एयर। अब एयर का मीनिंग हम ज़्यादातर क्या लिया जाता है, O2। एयर को लिया यही जाता है। वैसे एयर इज़ कम्पोज ऑफ मैनी थिंग्स, तो जोग्राफी के हिसाब से बहुत अलग आ जाएगा, लेकिन साइंस में ज़्यादातर जहाँ पे एयर टर्म आ गई वहाँ पे आपको रिएक्शन में O2 लिखना है, ऑक्सीजन लिखनी है वहाँ पे आपने रिएक्शन में, या क्वेश्चन वगैरह में कुछ भी आ जाता है तो जहाँ एयर लिख दिया वहाँ पे समझ जाना कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है। क्लियर? तो आयरन डज नॉट बर्न इन हीट और एयर। हीट मीन्स यानी कि उसका बर्न किया जा रहा है, मतलब एयर की प्रेजेंस में हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है। तो आयरन जलता ही नहीं, आयरन बर्न ही नहीं होता। आयरन को आप कितनी कोशिश कर रहे हो वो रेड हो जाएगा, लेकिन वो बर्न नहीं होगा। तो मेल्टिंग तक उसकी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वो बर्न कभी नहीं होगा। बट अब एक्सेप्शंस आ गई ना, आयरन में ही एक्सेप्शन है। बट व्हेन आयरन स्प्रिंकलिंग्स are sprinkled on a burner, then they burn vigorously। ये एक एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, पर एक एक्सपेरिमेंट भी है, लेकिन डोंट ट्राई इट बिकॉज इट्स डेंजरस। जब ये बोल रहा है कि जब आप आयरन स्प्रिंकलिंग्स को, स्प्रिंकलर तो देखा ही होगा आपने, सॉल्ट्स वगैरह के लिए होते हैं, तो अगर आपने उस स्प्रिंकलर में या किसी और स्प्रिंकलर आपने बनाया जिससे आयरन की स्प्रिंकलिंग्स बाहर निकल सकें, और अगर आप बर्नर पे, एक ऑन बर्नर पे, गैस बर्नर्स, उस पर अगर आप उनको फेंकोगे, स्प्रिंकल करोगे, तो दे विल बर्न विगरसली। विगरसली मीन्स हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, और एक फायर भी लग सकती है। तो मैं इसलिए बोला कि एक एक्सपेरिमेंट जो है ये काफ़ी डेंजरस भी है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया हो कि आयरन बर्न नहीं होगा हीट में, बट अगर आयरन स्प्रिंकलिंग्स को, उसी आयरन को अगर आपने स्प्रिंकलिंग्स में कन्वर्ट कर दिया और अगर आपने बर्नर पे उनको स्प्रिंकल किया, स्प्रिंकल का मीनिंग ये नहीं होता, स्प्रिंकल का मीनिंग आपको पता ही है, ये थोड़ी किया कि हाँ जी सारी एक बार फेंक दी, उसको एक जैसे स्प्रिंकलर से सॉल्ट को स्प्रिंकल करते हैं ना, वैसे ही स्प्रिंकल करोगे तो दे विल बर्न विगरसली, हाई अमाउंट ऑफ हीट विल बी फॉर्म्ड। क्लियर? गॉट इट ना? फोर्थ पॉइंट आ गया, सिल्वर एंड गोल्ड नेवर रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन ऑन हाई टेम्परेचर्स। ये तो फिक्स्ड है दैट सिल्वर एंड गोल्ड विल नेवर रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन ऑन हाई टेम्परेचर्स। अब कितना भी हाई टेम्परेचर है, कितना डिग्री सेल्सियस उसको आप टेम्परेचर दे दो, लेकिन वो कभी बर्न ही नहीं होंगे, वो रिएक्ट ही नहीं करेंगे ऑक्सीजन के साथ। सिंपल सी स्टेटमेंट है कि वो कभी कितना भी हाई टेम्परेचर हो जाए, लेकिन वो रिएक्ट ही नहीं करेंगे सिल्वर गोल्ड के साथ। क्लियर? अब एक और इसमें ये प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हिसाब से, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस इससे बन जाते हैं। क्लियर? तो एनोडाइजिंग है ये प्रोसेस। इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक लेयर
थिंक मैंने टाइपिंग यहाँ पे मिस्टेक हो गया। थिक लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑन एल्यूमिनियम, यहाँ का थिक लेयर ऑफ एल्यूमिनियम, ऑक्साइड ऑन एल्यूमिनियम, ऑक्साइड ऑन एल्यूमिनियम, ऑन anodizing. It is a process of forming a thick layer of oxide on aluminium. एक ऐसा प्रोसेस है, यहाँ पे थिक और थिन दोनों हो सकती हैं, क्योंकि वो लेयर्स उस पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे थिक की जगह और थिन भी हो सकता है, कोई कंपल्शन नहीं है। और थिन TH, मैं शॉर्ट में लिखता TH, आप समझ जाइएगा। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक लेयर, अ थिक और थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑन एल्यूमिनियम। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे एक थिक या थिन लेयर एल्यूमिनियम के ऊपर कोट हो जाएगी, बन जाएगी, फॉर्म हो जाएगी। A thin layer of oxide gets developed on aluminium when it is exposed to air. आपने देखा होगा कि थिन लेयर्स तो ऑलमोस्ट नॉर्मली बन जाती है एल्यूमिनियम के ऊपर अगर आप उसे एयर से में एक्सपोज कर दो। लेकिन इस लेयर का फायदा भी है कि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस लेयर द कोरोजन गेट्स स्टॉप्ड। कोरोजन रस्टिंग टर्म तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं आयरन के लिए, सेम टू सेम कोरोजन उसकी स्टॉप हो जाती है एल्यूमिनियम की। क्लियर? मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस लेयर द कोरोजन गेट स्टॉप्ड। तो उसकी कोरोजन है, या हम बोल सकते नहीं, हाँ टर्म कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती हैं फिर टर्म्स, लेकिन अगर सिर्फ एज अ पॉइंट ऑफ व्यू के लेके चलेगा कि रस्टिंग, जो उसकी रस्टिंग है वो स्टॉप हो जाएगी, एल्यूमिनियम की रस्टिंग। रस्टिंग टर्म तो मेनली हम आयरन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आपको उसे समझना है तो उसकी कोरोजन, उसकी रस्टिंग स्टॉप हो जाएगी एल्यूमिनियम की आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ दैट लेयर। अब उसका कारण क्या है? उसका कारण ये कि जब उसके ऊपर एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की लेयर बन गई, ये मान लीजिए एल्यूमिनियम की लेयर थी, ये थी एल्यूमिनियम की लेयर, से लेयर ऊपर से ली जाती है, तो यहाँ पे डालो, ये है एल्यूमिनियम की लेयर। जब किसी भी और ऑक्सीजन को या और किसको रिएक्ट करना हो तो किसके साथ रिएक्ट करेंगे? डायरेक्टली, क्योंकि एल्यूमिनियम का तो जो डायरेक्ट कांटेक्ट था वो तो ऑक्सीजन ने कैंसिल कर दिया। अब जो एयर के साथ कांटेक्ट है, किसी वाटर, सनलाइट, हार्श टेम्परेचर, जिसके साथ भी कनेक्शन है वो किसका है? अब O2 का डायरेक्ट कनेक्शन है ना। अब इसका तो इनडायरेक्ट कनेक्शन है, क्योंकि इसका कनेक्शन O2 के साथ है, ऑक्साइड लेयर के साथ है, O2 नहीं, ऑक्साइड लेयर के साथ है, और उस ऑक्साइड लेयर का कनेक्शन है बाकी सबके साथ। तभी जो उसकी कोरोजन है वो स्टॉप हो जाती है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट, या? तो रेजिस्टेंस कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द लेयर ऑफ ऑक्साइड लेयर। मान लीजिए रेजिस्टेंस कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द लेयर ऑफ ऑक्साइड, जैसे कि इसमें है, इसमें कितनी लेयर है? हमने मान लिया एक लेयर है, हमने इस पर एक कोर लेयर लगा दी, ये कोर लगा दी हमने तीसरी, आई नो सिमेट्रिकल नहीं बना, 4 5 लेयर रख लेते हैं, चलो 5 लेयर्स लग गई, अब 5 लेयर्स। अब इसका तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्शन भी अब बहुत ही वीक हो गया बाकी सब के साथ। अब इसका कनेक्शन भी कम हो गया, इसका इधर से कम हो गया, सबका इनडायरेक्ट कनेक्शन हो गया, सिर्फ इसका कनेक्शन है डायरेक्ट। अब बाकी सारी हार्श कंडीशन के साथ। मुझे लग रहा है आप समझ आ गया होगा, आपको नहीं है तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ उसको। इसका जो डायरेक्ट कनेक्शन था, पहले इसका डायरेक्ट कनेक्शन था सब कुछ के साथ, जब हमने 4 लेयर्स और लगा दी, टोटल 5 लेयर्स कर दी हमने, 5। तो जब 5 लेयर्स हो गई तो जो 5th लेयर था, हार्श कंडीशन 5वीं को तोड़ देगी। मान लो 5वीं जो ऑक्साइड लेयर है वो ख़राब होगी, एक्सट्रीम टेम्परेचर है, किन्हीं कंडीशन की वजह से वो ख़राब होगी, तो 4th लेयर तो बची ना, 4th भी ख़राब होगी तो 3rd बची, 2nd बची। फिर अगर ये 5 लेयर ख़राब होगी तो इसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आएगा, इसके साथ कॉन्टैक्ट आएगा एल्यूमिनियम लेयर का आएगा, फिर सारी हार्श कंडीशन के साथ।
क्लियर? दिस लेयर इज फॉर्म्ड बाय कीपिंग द, ये अब उसका प्रोसेस आ गया है कि कैसे हम एनोडाइज करते हैं। तो दिस लेयर इज फॉर्म्ड बाय कीपिंग द एल्यूमिनियम आर्टिकल ऑन एनोड एंड बाय इलेक्ट्रोलाइजिंग इट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब अगर हमें किसी भी एल्यूमिनियम आर्टिकल को एनोडाइज करना है तो हम इसे पूरा एक सर्किट बनेगा, आपने देखा ही होगा इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। तो एनोड पे हम रखेंगे एल्यूमिनियम आर्टिकल को और इलेक्ट्रोलाइज करना है तो वो किसको होगा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। किसको, डाइल्यूट H2SO4, H2SO4 O4। जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया जाएगा डाइल्यूट H2SO4 का और एल्यूमिनियम आर्टिकल को एनोड पर रखा जाएगा तो जो एल्यूमिनियम आर्टिकल है वो एनोडाइज हो जाएगा, उस पर लेयर फॉर्म हो जाएगी। क्लियर? या आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये मैं बहुत प्रेशर देके करवा रहा हूँ ये टॉपिक बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट। NTSC लेवल से और भी आपके जो MCQ टेस्ट होते हैं उनके लेवल से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब लास्ट पॉइंट है कि द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में हम आज की वीडियो में ही बात करेंगे। अब आगे बात रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, कि जो मेटल्स हैं वो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, इन व्हाट वे दे रिएक्ट विद द वाटर। सो मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड। जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। गॉट इट? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन। अब आप सोच रहे होंगे अभी तो मेटल ऑक्साइड तो तब बनता था जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, लेकिन अकेला मेटल ऑक्साइड थोड़ी बन रहा है, हाइड्रोजन भी बन रही है ना। जो रिएक्शन इन्वॉल्व वो है कि मेटल प्लस, अब वाटर का फॉर्मूला H2O, इट विल गिव राइज टू मेटल ऑक्साइड। क्या बन जाएगा, MO बन गया। अब इसने वाटर में से इसको तो डिस्प्लेस करके अपने पास ले आया। अब इसमें क्या बचा, H2O में H2 प्लस H2। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। यार हाइड्रोजन गैस गेट्स इवॉल्व इनटू एयर। जो हाइड्रोजन गैस है वो एयर में इवॉल्व हो जाती है, वो एस्केप कर जाती है एयर में, तो इसलिए हम साइन यूज़ करते हैं इसको एरो का। इसका मीन है कि एयर चली गई बाहर, और सॉरी, और इसका मीनिंग होता है कि इधर आई, हाइड्रोजन बाहर गई, और इसका वाला मीनिंग होता है, डाउनवर्ड्स का मीनिंग होता है कि आई रिएक्शन में। सम एक्सेप्शंस, तो व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर दे फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। अब जब मेटल ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। यानी कि जब MO प्लस H2O, so it will form metal hydroxide, OH, मेटल हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH, मेटल हाइड्रोक्साइड। क्लियर? आई होप आपको यहाँ पे एक सेकंड, सॉरी, यहाँ कुछ केसेस में 2 होता है, कुछ केसेस में नहीं होता। तो मेटल हाइड्रोक्साइड। क्लियर? तो द रिएक्शंस ऑफ वेरियस मेटल्स आर, अब वेरियस मेटल्स वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं और उसके किस टेम्परेचर पे कैसे पानी के साथ रिएक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो पहला केस फिर से सोडियम एंड पोटाशियम, तो दे रिएक्ट वॉयलेंटली विद कोल्ड वाटर। याद रखिएगा, ये नहीं देखना कि पेपर में गया सोडियम एंड पोटाशियम रिएक्ट वॉयलेंटली विद वाटर, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। कौन सी है ये, कोल्ड वाटर,
कितना कोल्ड वाटर मीन्स उसका टेम्परेचर काफ़ी कम होगा, बहुत कम होगा उसका टेम्परेचर। बट ये मत करिएगा हाँ जी 0 डिग्री सेल्सियस या उससे 0 डिग्री सेल्सियस से कम लिख दिया, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की दोनों स्टेट्स अवेलेबल होती हैं, सॉलिड और लिक्विड दोनों। तो उसका टेम्परेचर इतना होता है, 0 से तो ऊपर ही होगा, क्योंकि अगर 0 से नीचे चला गया तो वो तो सॉलिड फॉर्म में आ गया, वो रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं है, फिर तो रिएक्शन हो ही नहीं पाएगा। पॉसिबिलिटी फिर वही चीज़ आ गई कि हो ही नहीं पाएगा रिएक्शन, कि इट विल बी इन द सॉलिड स्टेट। Sodium and potassium react violently with the cold water. The reaction is so vigorous that the released hydrogen catches fire. ये आपको पता ही है कि जैसे ही सोडियम और पोटाशियम पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेक्स प्लेस, और उसके कारण फायर भी लग जाती है। तो आज आपको रीज़न भी उसका पता चल गया कि फायर क्यों लगती है, क्योंकि जो हाइड्रोजन है, सॉरी, वो हाइड्रोजन कैच करती है फायर, हाइड्रोजन के कारण वो आग लग जाती है उस प्लेस पे, और जो रिएक्शन है दैट इज हाईली एक्सोथर्मिक। आई होप आपको ये चीज पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो इसका रिएक्शन ये कि 2K + 2H2O, थोड़ा अजीब सी जगह पे है, उसको एक सेकंड में नोटेशंस या इसको मैं डाउन कर देता हूँ। या एक बार लास्ट चेक कर लो, या वर्किंग प्रॉपर्ली। तो ये जो रिएक्शन है ये इन्वॉल्व है 2K + 2H2O विल गिव राइज टू 2KOH प्लस हाइड्रोजन इवॉल्व हुई, जैसा कि हमारे पास रूल है मेटल प्लस वाटर विल गिव राइज टू मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। लेकिन अब हाइड्रोजन के साथ भी क्या है चीज़, एक और क्या इवॉल्व होगी, हीट एनर्जी। अब हीट एनर्जी इवॉल्व हुई तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। क्लियर, गॉट इट? B. The reaction of calcium with the reaction of calcium with water is less violent. ये नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्ट करता है। So the reaction of calcium with water is less violent. कि सोडियम और पोटेशियम की तरह इतना विगरसली रिएक्ट नहीं करता, बिल्कुल आराम से रिएक्ट करता है, लेस वायलेंटली, एंड द रिलीज हाइड्रोजन डज नॉट कैचेज फायर। उसमें क्या हो रहा था, इसमें हाइड्रोजन जो थी वो फायर कैच कर ले रही थी, लेकिन कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो लेस वायलेंट रिएक्शन होगा, और जो हाइड्रोजन रिलीज हुई वो फायर को कैच नहीं करेगी, उसके कारण आग नहीं लगेगी। उल्टा जो कैल्शियम है वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा। कैल्शियम विल स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सर्फेस ऑफ मेटल। जो हाइड्रोजन गैस बबल्स इवॉल्व होंगे, और जो बबल्स हैं वो मेटल के साथ अटैच हो जाएंगे, जैसे कि, सो सॉरी फॉर दैट इंटरप्शन। ये है हमारे पास, मान लीजिए ये बबल है हाइड्रोजन का, ये मेटल के साथ चिपक जाएंगे। मान लीजिए इतना सा मेटल हमारे पास रख लिया, इतना सा ये मेटल है। अब बबल तो फ्लोट करते हैं, वो तो हवा में उड़ते हैं, तो इसके कारण जब ये अटैच हो गया तो फिर कैल्शियम भी फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा। ऐसे और भी बबल्स के साथ कैल्शियम जब उसके साथ स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा, तो बबल्स तो अपनी प्रॉपर्टी नहीं छोड़ेंगे कि उड़ने की, फ्लोट करने की, तो उसके कारण कैल्शियम भी फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक, अब थर्ड चीज़ आ गई यहाँ पे CDE, एंड हियर्स द E पार्ट। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। ये कंडीशंस है इंपॉर्टेंट कि कौन सा मेटल किस पानी के किस टेम्परेचर, पानी की किस फॉर्म के साथ रिएक्ट करता है। तो इट डजंट रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर, इट ओनली रिएक्ट्स विद द हॉट वाटर। वो सिर्फ हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या फॉर्म कर देगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या फॉर्म हो जाएगी, हाइड्रोजन। क्लियर? इतना सा पॉइंट है कि, सॉरी
तो it only reacts with the hot water to form magnesium hydroxide and hydrogen. हमने इस केस में क्या पढ़ा था? हमने इस केस में पढ़ा कि मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा सर, लेकिन नहीं, कुछ केसेस में हाइड्रोजन दोबारा इवॉल्व हो जाती है. तो इट ऑल्सो स्टार्ट ड्यू टू द बबल्स ऑफ, सॉरी, इट ऑल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग होगा. यहाँ पे क्या आ जाएगा? फ्लोटिंग. सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, थोड़ा सा लिखना मुश्किल होता है यहाँ पर, आई एम रियली सॉरी. तो इट ऑल्सो स्टार्ट्स फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन, जैसे कैल्शियम की केस में हो रहा था. जब बबल्स बने हाइड्रोजन के, वो कैल्शियम उनके साथ स्टिक हो जा रहा था. वैसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी उसके साथ क्या होगा? स्टिक हो जाएगा. हाइड्रोक्साइड नहीं, आई एम सॉरी, रियली सॉरी, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे गलत बता दी, उसके लिए आई एम सो सॉरी. यहाँ पे हाइड्रोक्साइड नहीं, ऑक्साइड होगा. सॉरी, आई अपोलोजाइज फॉर दिस. तब इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड नहीं. वो एक्सेप्शंस वाले केस होते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं वैसा है, कोई एक्सेप्शन आएगी. It only reacts with hot water to form magnesium oxide and hydrogen. तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो उसके साथ चिपक जाएगा और इट विल स्टार्ट फ्लोटिंग. क्लियर? अब आगे बारी मेटल, एल्यूमिनियम और आयरन और जिंक की. सो दे डो नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर और हॉट वाटर. ये ना ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, ना हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे. इट ओनली रिएक्ट्स विद स्टीम. किसके साथ रिएक्ट करेंगे? स्टीम के साथ या उसकी गैसियस स्टेट के साथ. किसके साथ रिएक्ट करेंगे? उसकी गैसियस स्टेट के साथ. क्लियर? और फिफ्थ पॉइंट है लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर. तो आपको पता है कि ये किसी भी वाटर की किसी भी फॉर्म के साथ रिएक्ट ही नहीं करेंगे, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कोल्ड हो, हॉट हो, कैसी भी स्टेट हो, लेकिन वो रिएक्ट ही नहीं करेंगे वाटर के साथ. क्लियर? तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एयर के साथ हो, वाटर के साथ रिएक्शन मेटल्स का. अब तीसरी बात आ जाती है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स. एसिड बोल लीजिए. तो द जनरल रिएक्शन फॉर्म्ड इज मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड विल गिव राइज टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन. मैंने इसके बारे में पिछले कल भी बात की थी, अपने जो सेकेंड पार्ट था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, उसके बारे में, इसमें मैंने इस रिएक्शन के बारे में बात की थी कि मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ, जब मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाई हैं अभी. क्लियर? पिछले कल. तो आई थिंक आपको याद होगा. तो जो मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, जब मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन. क्लियर? तो हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद द नाइट्रिक एसिड. अभी एक तरीके से एक्सेप्शन है, इसका फीचर है, फीचर नहीं बोल सकते कि कंडीशन है. हाँ, कंडीशन इज द बेस्ट सुटेबल वर्ड फॉर दिस. द हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद द नाइट्रिक एसिड. कि जब नाइट्रिक एसिड के साथ कोई भी मेटल रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व ही नहीं होगी, कोई चांस ही नहीं कि वो इवॉल्व होगी. सो इट इज़ बिकॉज, इसका रीज़न तो अभी पता होना चाहिए ना हमें. इट इज़ बिकॉज HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्या है वो? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि इसके कारण वहां पे ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी, लेकिन वो इवॉल्व नहीं होगी गैस. तो आई होप आपको क्लियर होगा कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ. क्लियर? थर्ड पॉइंट है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विद HCl. ये एक एक्सपेरिमेंट है, बुक में आपने NCERT अगर पढ़ी होगी तो आपको पता होगा. रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विद HCl, दैट इज जब ये चारों मेटल्स रिएक्ट करेंगे HCl के साथ तो रिएक्टिविटी कैसे रहेगी. तो मैग्नीशियम विल रिएक्ट
मोस्ट, सबसे ज़्यादा रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक एंड देन लास्ट फेरस या आयरन। तो ये इसका वो है, मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा, उससे कम एल्यूमिनियम, उससे कम जिंक और उससे कम फेरस यानी कि आयरन। हाइड्रोजन बबल्स आर फॉर्म्ड व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद HCl। जब भी कोई मेटल HCl के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो वहां पर किस चीज की फॉर्मेशन होगी? हाइड्रोजन बबल्स की। क्लियर? अब एक और इंपॉर्टेंट टर्म आ जाती है एक्वारीजिया। इसके बारे में एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, बोर्ड में भी इसके बारे में पूछा जाता है, और एमसीक्यूज वगैरह में भी इसकी कंपोजिशन के बारे में आ जाता है कि ये क्या इसकी कंपोजिशन है। तो इसका सबसे पहले दूसरा नाम आ जाएगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रॉयल वाटर। क्या कहा जाता है इसको? रॉयल वाटर। इट कंसिस्ट ऑफ 3 parts HCl and 1 part HNO3. It consists of 3 parts HCl and 1 part HNO3. उसकी रेशियो क्या रहेगी? तो फिर 3:1। 3 पार्ट्स किसके? HCl के, और 1 पार्ट किसका? HNO3 का। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ चाहिए कि इसको रॉयल वाटर क्यों बोला जाता है? व्हाट इज कॉल्ड एज रॉयल वाटर? इट इज कॉल्ड सो बिकॉज इट कैन डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम ऑल्सो। हमने पढ़ रखा है कि गोल्ड एंड प्लेटिनम किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं, वो कभी रिएक्ट ही नहीं करेंगे। गोल्ड, प्लेटिनम, यहाँ तक कि यहाँ पे सिल्वर भी आएगा। हम गोल्ड और प्लेटिनम को बोलते हैं एक रॉयल मेटल्स। ज्वेल्स बनते थे इससे, क्योंकि रॉयल मेटल्स इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो पुराने टाइम्स में राजा महाराजाओं की फैमिलीज होती थी, सारे गोल्ड और प्लेटिनम के ही ज्वेलरीज पहनती थी। रॉयल फैमिलीज के पास ही ज़्यादा ये मेटल्स होते थे, तो दैट्स वाई दे वर कॉल्ड एज रॉयल मेटल्स। और जब एक्वारीजिया इनको भी डिसॉल्व कर सकता है, तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज रॉयल वाटर। क्लियर? So aqua regia is a highly corrosive and fuming liquid. Highly corrosive है और fuming liquid है। Fuming liquid मतलब ये फ्यूम कर सकता है, उसको डिसॉल्व कर सकता है। It can absorb it, remove it। जैसे कि आपने ये जो aqua regia का यूज होता है ज़्यादातर ज्वेलरी स्टोर्स पे, ज्वेलर्स की शॉप्स पे। क्लियर? क्योंकि जब आपने देखा ही होगा हमने पॉलिश करवाना होता है तो वो कुछ नहीं करते, वो उसे एक्वा रीजिया के सॉल्यूशन से उसको साफ करते हैं। साफ कर लीजिए, या कई बार उसे एक्वा रीजिया सॉल्यूशन में से डाला जाता है, तो इससे ये वैसे ज़्यादातर साफ़ किया जाता है उसे। जब एक्वा रीजिया सॉल्यूशन से साफ किया जाएगा तो एक्वा रीजिया है उसकी जो अपर लेयर है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको डिसॉल्व कर देगा। तो जब हमारे पास गोल्ड की नीचे वाली लेयर होती है वो तो साफ़ होती है, क्योंकि ये जैसे कि मैं आपको इधर से क्लियर करता हूँ, ये है, ये बन चुका है। मान लीजिए ब्लैकिश सी लेयर्स बन जाती हैं उसके ऊपर, वो रिएक्ट नहीं कर सकती उसके साथ, बस ये लेयर्स उसके ऊपर फॉर्म हो जाती हैं। जैसे हमने आयरन में देखा कि आयरन के साथ वो रिएक्ट ही कर जाती हैं, तभी तो अगर आप उस रस्टिंग की लेयर को निकालने की कोशिश करोगे ना तो वो नहीं निकलती। उसे आप कितना भी रगड़ लो लेकिन उसका ब्राउनिश कलर तो रह ही जाएगा उसके ऊपर, बिकॉज इट हैज़ रिएक्टेड विद इट। उन्होंने आपस में रिएक्ट कर लिया है, कॉम्बिनेशन बना लिया है। इसमें कॉम्बिनेशन नहीं बनता, इसमें वो ऐसे रहते हैं। मान लीजिए जो इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ, आई थिंक गाइस दिस विल बी कंफर्टेबल ना। क्या? तो जो मेरा नीचे वाला हाथ है वो गोल्ड, ऊपर वाला ऑक्सीजन, इन्होंने आपस में रिएक्शन नहीं किया, लेकिन जब उसकी बारी आती है आयरन की तो ऐसे रिएक्शन हो गया होता है पार्टिकल्स के बीच में, ऑक्सीजन और उसके। सो दैट्स वाई दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद दीज। ये रिएक्ट नहीं कर रही है, सिर्फ उसके ऊपर एक लेयर फॉर्म कर लेगी। रस्टिंग भी इज ऑल्सो लेयर, लेकिन वो उसके साथ रिएक्ट कर चुकी होती है, उसे आप कितनी भी कोशिश कर लो वो निकलेगी नहीं। एक बार एक को रस्टिंग लग गई तो लग गई, चाहे वो थोड़ी सी लगी है लेकिन वो निकलती नहीं। आप उसे कितने भी कोशिश कर लो वो पूरी तरह तो जाएगी नहीं, 99% निकल जाएगी, लेकिन 1% तो ज़रूर रहती है।
लेकिन इसके में डिफरेंस में होता है कि ये जो लेयर है ये ज़्यादातर ऑक्सीजन की ऑक्साइड लेयर बनती है ना, जस्ट लाइक दिस। ये है ऑक्सीजन की लेयर और नीचे वाला गोल्ड, जैसे कि मैंने आपको एल्यूमिनियम के केस में भी करवाया था। अब गोल्ड का तो कोई कांटेक्ट ही नहीं रहा है बाहर के उसके साथ, जो ये वाली लेयर है इसके ऊपर एक और ही एक लेयर बन चुकी है, ब्लैकिश सी लेयर होती है, वो ब्लैकिश होती है। तो जब एक्वा रीजिया से उसे साफ किया जाता है तो एक्वा रीजिया एब्जॉर्ब्स दिस लेयर, वो सारी इस लेयर को रिमूव कर देती है और बचता क्या है, ये नीचे वाली लेयर। लेकिन इसके कारण जो कुछ गोल्ड होता है ये नीचे वाली लेयर का, वो भी साथ में रिमूव हो जाता है। ये लेयर भी रिमूव हो जाएगी और उसके नीचे के जो गोल्ड होता है वो भी रिमूव हो जाता है। दैट्स वाई जब भी हम पॉलिश करवाते हैं तो पॉलिश करवाने से पहले जो वेट होता है वो पॉलिश करवाने से पहले का जो वेट और करवाने के बाद का जो वेट है दैट इज़ डिफरेंट। ज़्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन कई बार कुछ ज़्यादा फर्क भी हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता। लेकिन जो वेट है, अब ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स आ गई, मास एंड वेट। केमिस्ट्री में हम मास और वेट को दोनों को एक ही मानते हैं, दोनों टर्म्स आर सेम। बट अगर आपको डिफरेंस लेना है तो आप कह सकते हैं कि हाँ जी उसका जो मास है वो डिक्रीज हो जाएगा या उसका वेट डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? फिजिक्स में जो टर्म्स हैं बहुत डिफरेंट आती हैं, लेकिन केमिस्ट्री में इन टर्म्स को हम सेम ही लिया जाता है कि हाँ जी मास और वेट दोनों सेम टर्म्स हैं। फिजिक्स में कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स बन जाती है, दोनों डिफरेंस आ गया, मास एंड वेट के बीच का डिफरेंस, न्यूटन केजी वो तो सब कुछ बहुत है। तो इसका जो मैंने आपको एक कैसे फंक्शनिंग, कैसे ये रिमूव कर देता है लेयर को, मैंने आपको सब कुछ क्लियर करवा दिया। तो आई होप सो कि आपको मेटल्स का रिएक्शन विद वाटर, विद एयर एंड विद एसिड्स क्लियर हो गया होगा। अब एक लास्ट चीज़ रहती है आज की वीडियो के लिए, एंड दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। रिएक्टिविटी सीरीज भी इसी का पार्ट है, एक डिफरेंस नहीं है लेकिन सेम पार्ट है। इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि दिस इज द सेकेंड नेम फॉर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्टिविटी रिएक्शन हुआ मेटल्स का द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट, वो क्या करेगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा। जैसे हमारे पास जनरल रिएक्शन है, मेटल ए प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी विल गिव राइज टू सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए प्लस मेटल बी। ये बहुत कंफ्यूजिंग लगा होगा जब मैंने आपको बोला, जब मेटल ए रिएक्ट करे सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी के साथ तो वो क्या करेगा, मेटल बी को वहां से डिस्प्लेस कर देगा और खुद सॉल्ट सॉल्यूशन बना लेगा। वो मेटल बी को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा और खुद सॉल्ट सॉल्यूशन बना लेगा। क्लियर? So this means when metal A reacts with the salt solution of B, then the metal A displaces metal B from its solution. I hope so कि आपको ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल आयरन नेल डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये एक्सपेरिमेंट है बुक में, कई बार हाँ प्रैक्टिकल भी होता है इसका। आई डोंट थिंक सो इस ईयर कोई प्रैक्टिकल होगा, कोविड की वजह से प्रैक्टिकल्स होंगे लेकिन वो नाम के ही होंगे फिर तो। आई थिंक कि एक ही दिन में 3-4 प्रैक्टिकल्स करवाओ, 2 दिन में पूरी प्रैक्टिकल से सारे ख़त्म और फिर नोटबुक्स बनाओ बैठ के तुम अपनी। ये जब आप करेंगे एक्सपेरिमेंट, जब आप आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे तो जो कॉपर है वो सल्फेट सॉल्यूशन से वो हो जाएगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस हो जाएगा और बचेगा सिर्फ सल्फेट सॉल्यूशन। और वो सल्फेट सॉल्यूशन आयरन उसके साथ रिएक्ट कर लेगा और बना लेगा आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। क्लियर? अब दिस डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टिविटी सीरीज। आगे ना मेन चीज रिएक्टिविटी सीरीज। सो द मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, बट इट्स वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल। जो ज़्यादा रिएक्टिव वाला मेटल है, मान लो इसको हमने, हाँ इसकी रिएक्टिविटी है किसी की कैपिटल आर और किसी की स्मॉल आर, तो ये वाला मेटल जो है, इसको ए मान लिया मेटल, इसको बी मान लिया, सो इट विल डिस्प्लेस दिस फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, बट इट्स वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल। लेकिन जो बी है वो ए के सॉल्ट सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता, उसके पास उतनी पावर नहीं है, उतने करेक्टर्स नहीं है, उतने आइंस नहीं है कि वो ए को डिस्प्लेस कर दे। लेकिन ए के पास इतनी करेक्टरिस्टिक कहते हैं पावर है, इतने करेक्टर्स आइंस हैं
कि वो बी को आसानी से डिस्प्लेस कर सकता है, उसी के सॉल्यूशन से। क्लियर आपको? हाँ, कार्स का लेते हैं, कार और ट्रक का। मान लीजिए एक कार है जो खराब हो गई है, तो मैं इसको, सॉरी सेकंड, हाँ, ये मान लीजिए एक कार है खराब हो चुकी है, इसको ऐसे बॉक्स बना लो और एक कार अच्छी नहीं बनी, अभी नीचे डालिए। ये कार खराब हो चुकी है, अब इसको टो करना है, तो जब टो वैन आएगी, ट्रक लीजिए, टो वैन मान लीजिए, चलो हम ट्रक मान लेते हैं सिंपली, तो ट्रक होगा इतना बड़ा, तो जो ट्रक है वो आसानी से इसको, इनके बीच इनको अटैच किया जाएगा और देन ट्रक कैन डिस्प्लेस इट, ट्रक इसको ले जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन उल्टी हो जाए तो ट्रक और छोटी सी कार, सो इट विल नॉट डिस्प्लेस, इनको अटैच कर दिया, कार बिल्कुल भी उसको माइन्यूट सा उसको डिस्प्लेस कर सकेगी ट्रक को, दैट विल बी टेकन एज नेग्लिजिबल, वो नेग्लिजिबल माना जाएगा, वो उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देगी जो मिलीमीटर्स में हो सकता है, सेंटीमीटर्स में मान लीजिए, तो इट विल बी टेकन एज नेग्लिजिबल, क्योंकि ट्रक तो उसे काफ़ी दूर ले जा सकता है, किलोमीटर, 100, 200, 1000 किलोमीटर तक ले जा सकता है उसे आसानी से टो करके, लेकिन वो तो उसे 1000 सेंटीमीटर भी नहीं ले जा सकती। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी बात। अब लास्ट चीज़ बची है, दैट इज रिएक्टिविटी सीरीज। मैं इस रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में आपको ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, ये एनसीईआरटी में भी गिवन है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके पास 10 सेकेंड से आप आसानी से इसका, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें ये मेटल्स, ये है पोटाशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, पोटाशियम और सोडियम हम इकट्ठे बोलते हैं, लेकिन पोटाशियम ज़्यादा रिएक्टिव है सोडियम से एज कम्पेयर्ड, ज़्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन पोटाशियम ज़्यादा है, वो ज़्यादा रिएक्टिव है। फिर रिएक्टिविटी डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, और इस केस में सबसे कम रिएक्टिव कौन सा है? गोल्ड। तो इसके मेटल्स, ये सिंबल्स और ये रिएक्टिविटी, और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज मिमोनिक, इसको याद करने का तरीका। तो मुझे तो ये सबसे बेस्ट लगता है, और भी बहुत मिमोनिक्स होते हैं, बच्चों ने अपने बना के रखे होते हैं, जैसे मैंने ये याद किया था, मेरे फ्रेंड्स ने बनाए थे अपने, तो सबके लिए जो कंफर्टेबल हो दे कैन डू लाइक दैट। अगर आपको ये कंफर्टेबल लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो अगर आप बनाना चाहें तो अपना बना सकते हैं। मुझे तो ये कंफर्टेबल लगता है। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अल ज़ेब्रा, आई लाइक हाइड्रोजन। यहाँ पे अब एच की जगह भी कुछ और यूज़ कर लेते हैं कि हाँ जी एच की जगह कुछ और यूज़ कर लो, लेकिन मुझे ठीक लगता है, मुझे जो कंफर्टेबल लगता है मैंने आपको वो बताया है। आप चाहें तो इसमें भी चेंजेस कर सकते हैं कुछ अपने हिसाब से, या आप टोटली नया बना सकते हैं कोई। तो आई लाइक हाइड्रोजन क्यूलिंग मी को क्यूलिंग कॉलिंग, तो कई बार मैं इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि हाँ जी ये भी कॉलिंग है, ये कॉलिंग है, तो कैल्शियम पहले होगा कि क्यूप्रस पहले होगा, यानी कॉपर पहले होगा। तो मैंने इसका कॉपर का बना लिया क्यूलिंग, क्योंकि कॉपर का क्या नाम होता है? क्यूप्रस, तभी उसको CU लिखा जाता है। तो मैंने बना लिया आई लाइक क्यूलिंग, आई लाइक हाइड्रोजन क्यूलिंग मी स्मार्ट गाय। सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी और आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हमारे पास लास्ट चीज़ है ये एक थैंक यू स्लाइड। तो थैंक यू सो मच, आपने आज की वीडियो देखी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और हाँ बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, सो प्लीज़ वॉच इट। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए बाय बाय। अब हम कल मिलेंगे पार्ट 4 के लिए, उसमें हम डिस्कशन करेंगे थोड़ा आयनिक कंपाउंड्स और स्ट्रक्चर्स वगैरह के, और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, तो उसके बारे में हमारा कल का डिस्कशन रहने वाला है, लेक्चर जो पूरा रहेगा, और वो एक काफ़ी लंबा लेक्चर है, इंपॉर्टेंट भी है। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कल का लेक्चर मिस ना करें, और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए बाय बाय।